हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटने के बाद से हालात गंभीर बने हुए हैं। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनों और जेसीबी के सहारे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल के रामपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। बादल फटने से कई लोगों की मौत हो गई है। सेना और एनडीआरएफ अस्थायी पुल बनाकर फंसे हुए लोगों को इलाके से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। शिमला रामपुर के पास बाढ़ प्रभावित इलाकों में खोजी और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इसमें डॉग स्क्वाड की मदद भी ली जा रही है। संपर्क टूट चुके गांव में कनेक्टिविटी को स्टोर किया जा रहा है। प्रशासन लोगों से लगातार नदी नालों के पास न जाने की अपील कर रहा है। हमारे 4 गांव है मेनली जो जिनकी कनेक्टिविटी अभी बाय रोड हमारा जो संपर्क हो रही है, तो उसकी रिस्टोरेशन के लिए ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट द्वारा उसका कार्य शुरू कर दिया गया है। मेरी लोगों से ये अपील रहेगी कि नदी नालों के पास बिल्कुल ना जाएं और जहां भी आपको ऐसे फ्लड प्रोन एरिया लग रहे हैं वहां से आप ऊंचाई वाले स्थान पे चले जाएं और ज़्यादा जोखिम भरे जो भी रास्ते हैं उन पे ना ट्रैवल करें। मौसम विभाग ने राज्य के लिए 7 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया है और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से भारी तबाही मच गई। कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के समेज गांव में आई बाढ़ ने पूरे गांव को तबाह कर दिया है। जिला प्रशासन लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन चला रहा है। सुरक्षित बचने के बाद लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हमारे को दिक्कत हो रही बहुत आना जाना। फिर यहाँ देखो पुल थे, पुल में हमारे को बड़ा मुश्किल हुई। फिर इन्होंने हमारे को अरे वो कर दिया, फिर हम आ गए। पुल बना उसका फायदा हुआ? हाँ, कुछ फायदा हुआ, हेल्प भी हुआ बहुत हेल्प हुआ कि घर जा पा रहे हैं। पहाड़ में कितने ऊपर है? पहाड़ में बहुत ऊपर है। अभी कम से कम 200-300 किलोमीटर तो होगा। अगर हम चाहेंगे प्रशासन से कि वहाँ भी कुछ वो ऐसा किया जाए जो कि आने जाने के लिए सुविधा हो। कितने लोग फंसे हुए ऊपर? और गांव से कोई उतर ही नहीं पा रहा है नीचे, क्योंकि वहाँ सुविधा ही नहीं है। यहाँ से बहुत दूर पड़ रहा है। आर्मी ने मार को वाली तरफ को निकाला है आज। कितने और लोग फंसे हुए हैं? और वो मेरे को पता नहीं क्यों। मैं अब गांव में रिश्तेदारी में फंस गया। सुरक्षित बचने के बाद लोग राहत महसूस कर रहे हैं। 31 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के बाद भीषण तबाही हुई और समेज गांव सहित कई हिल स्टेशन और इलाके बर्बाद हो गए। वहीं जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और काफी नुकसान हुआ है। तबाही की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल की है। गांदरबल जिले के चेरवान कंगन इलाके में बादल फटने से धान के खेतों को नुकसान हुआ। कई गाड़ियां मलबे में फंसी नजर आई। पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो ओवरफ्लो पानी है वो पूरा इस एरिया में आ गया। और ये जो एरिया है पड़ाबल का, इसमें काफी डैमेज है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे कितने बड़े पत्थर आए हैं और यहाँ पे जो पूरा गांव है उसमें पानी गया है। बट देयर आर सिग्निफिकेंट हाउसेस, जो 3-4 घर हैं उनमें काफी ज्यादा पानी, काफी ज्यादा डैमेज है। यहाँ पे 2 व्हीकल्स आप देख सकते हैं, ये भी अभी जमीन के नीचे दब गई है। जानकारी मिलते ही प्रशासन ने इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो हमारी इस वक्त है वो यही है कि रोड को क्लियर किया जाए और जो हमारे यहाँ डैमेज का असेसमेंट भी हो जाएगा। और जो यहाँ पे फैमिलीज हैं जिनके मकानों को नुकसान हो चुका है और रिहैबिलिटेशन अंदर आ चुके हैं, तो उनको रिहैबिलिटेट करके नजदीक के सुरक्षा स्थानों पे पहुंचाया गया है। बादल फटने से गांदरबल जिले के चेरवान कांगल में अचानक से बाढ़ आ गई। श्रीनगर लद्दाख हाईवे की बहाली के लिए अभियान जारी किया गया है। आप देखिए पूरी खबर। हर तरफ तबाही का सैलाब, कुदरत का प्रहार, वाटर बम से आया मुश्किलों का सैलाब। तस्वीरें गांदरबल में बादल फटने से हुई तबाही की है। हर तरफ बर्बादी का मंजर है। बादल फटने के बाद वाटर बम फटा और सैलाब के प्रचंड प्रहार से स्थानीय लोगों के कई मकान बह गए, कई घर टूट गए। रिहायशी बस्ती में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ तो श्रीनगर लेह हाईवे में भी मलबे की वजह से बंद हो गया। बादल फटने से इस इलाके में लैंडस्लाइड भी हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर कीचड़, मलबा और पत्थरों का ढेर श्रीनगर लेह हाईवे पर आ गिरा। गांदरबल जिले के चेरवान कांगल में अचानक आई तबाही से हाहाकार मच गया। बाढ़ ने पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में लेकर कोहरा मचा दिया। बस गनीमत यही है कि इस त्रासदी में कोई हताहत नहीं हुआ है। अब इस इलाके में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। राहत और बचाव का काम तेजी से जारी है। श्रीनगर लेह हाईवे पर गिरा मलबा तेजी से हटाया गया है।
तो जिन लोगों के घर इस आपदा का शिकार हुए हैं उन्हें भी प्रशासन की तरफ से जरूरी मदद दी गई है। खाने पीने का सामान और दवाइयां भी बाढ़ पीड़ितों तक पहुंची हैं। बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा पर राहत का मरहम लगाया गया है। और सोनप्रयाग में ब्रिज बनाने का काम शुरू हो गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई आपदा के बाद सोनप्रयाग में पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद यह पुल बनाने का फैसला लिया गया। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भारतीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए फुट ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। इसके साथ ही केदारनाथ के पैदल मार्ग भीमबली में भी पुल बनाने का काम शुरू हो गया है। भारी बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी उफान पर है। लैंडस्लाइड के चलते सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रास्ते और बिजली के खंभे बह गए। इसके साथ ही संपत्ति का भी बहुत नुकसान हुआ है। परिस्थिति उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, इतना हालत खराब है। मेरे जो 4 दोस्त ऊपर फंसे हुए हैं उनसे बात हो रही है रेगुलर कि वो मंदिर में ही है और वो सुरक्षित है। तो हम उसको सलाह दे दिए हैं कि भाई आएगा तो हेली से आना, पैदल मत आना, सुरक्षित नहीं है। NDRF एकदम अपना परिवार जैसा सबको सपोर्ट कर रहा है, अपना जान पे खेल के वो लोग निकाल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ का लोकल लोग बहुत अच्छा है, वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहा है। जितने भी घुड़सवारी वाले हैं, दुकान वाले हैं, वो लोग टाइम पे सबको मदद कर रहे हैं। जितना हो सके उन लोग से वो लोग कर रहा है। मैंने जो ट्रैकिंग स्टार्ट की थी वो 3 बजे शाम, मतलब 3 बजे सवेरे। और मेरा एक दोस्त था, उसका थोड़ा हालत ख़राब था तो टाइम लग गया, 6 बज गया पहुँचने में शाम में। और ये जो लैंडस्लाइड हुई वो करीब 8 बजे हुई है, रात में 8 से 9 बजे के करीब। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लैंडस्लाइड की वजह से हजारों लोग फंसे हुए हैं। केदारनाथ धाम के पैदल मार्ग में आई त्रासदी के बाद से रेस्क्यू अभियान जारी है। अब तक 9000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। निकाल आया मैं यहाँ पे। केदार घाटी में हादसे के बाद आपस में मिले ये 2 साथी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद जब ये एक दूसरे को देख रहे थे तो उनकी आंखें छलक गई। ऐसे कई लोग हैं जो बिछड़े हैं। इस बीच घाटी में श्रद्धालुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि घाटी के वैकल्पिक रास्तों से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। राहत और बचाव दल के जवान छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठाए हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी हैं, जिन्हें घाटी से सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। रास्ते दुर्गम हैं। हिम्मत और हौसलों की बूते अब तक केदार घाटी में फंसे 9000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया है। इस काम में लगातार हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है। लेकिन केदार घाटी में मौसम खराबी के चलते कल MI ने एक चक्कर लगाया था। चिनूक और MI-17 उड़ान नहीं भर पाए हैं, जिसके बाद पैदल रास्ते से रेस्क्यू पूरा किया गया। प्रशासन के मुताबिक अब केवल केदारनाथ में लगभग 500 यात्री फंसे हैं। इस बीच केदार घाटी हादसे में 3 लोगों की जान गंवाने की पुष्टि की गई है। सर्च अभियान जारी है। इस बीच टूटे हुए रास्ते को ठीक करने के लिए पैदल पुल बनाने की तैयारी भी की जा रही है। और वहीं गुजरात में बाढ़ और बारिश से मुश्किलों का सैलाब आ गया है। डोंग, बरो, वडोदरा और नवसारी में बारिश से आफत आई हुई है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। गुजरात के डांग की तस्वीरें हैं। बारिश थम नहीं रही है, जिसकी वजह से बरसाती नदियां लगातार उफान पर हैं। भारी बारिश के कारण डांग जिले में अंबिका नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई जगहों पर पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है, जिसकी वजह से आवागमन को बंद कर दिया गया है। एहतियातन पुल के एक छोर पर देखिए जवानों को तैनात कर दिया गया है। इस बीच नदी का पानी निचले इलाकों में भरने लगा है। इससे बाढ़ की स्थिति गंभीर हो चली है। मूसलाधार बारिश की तस्वीरें वडोदरा की है, जहां इंद्र देवता जैसे नाराज हो गए हैं। लगातार तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बताया जाता है कि गुजरात में 172 इलाके में भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से विश्वामित्रा नदी उफान पर है। दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले के वापी में सबसे ज्यादा 177 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से जिले के कपराड़ा, पारडी, धर्मपुर और उमरगांव में भी बाढ़ आ गई है। 45 पंचायतों का आवागमन ठप हो गया है। नवसारी जिले में भी शुक्रवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है। 3 दिनों से बारिश की वजह से लुंसीकुई, माछीवाड़, डिपो और टावर रोड की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जनजीवन गुजरात में बुरी तरह से प्रभावित है। पुणे से खबर है। पुणे में बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए कई इलाकों में रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू कर्मी लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को खतरे से आगाह कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से मुठा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते कई इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पुणे के खड़गवासला डैम से करीब 35,000 क्यूसेक लीटर पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। हालात को देखते हुए पुणे नगर निगम की टीमें अलर्ट हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए तैनात लोग लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को खतरे से आगाह कर रहे हैं।
तरी नागरिकांनी सतर्क राहावे आणि पुणे के कलेक्टर ने भारतीय सेना से अनुरोध किया है कि एकता नगर इलाके में वो अपनी एक टुकड़ी तैनात कर दें। खड़कवासला बांध से बड़े पैमाने पर पानी छोड़े जाने के कारण ये फैसला लिया गया। पुणे में कई रास्तों और घरों में पानी भरा हुआ है। जिला कलेक्टर, शहर आयुक्त और पुलिस आयुक्त को अलर्ट पर रखा गया है। और वहीं केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और तलाशी अभियान का आज छठा दिन है। अभी तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। केरल के वायनाड में आए भीषण लैंडस्लाइड के बाद से ही राहत और बचाव का काम जारी है। चुरलमाला इलाके के ड्रोन वीडियो सामने आए हैं, जिससे प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और सेना के जवान लोगों को बचाने के काम में जुटे नजर आ रहे हैं। रेस्क्यू टीमें अपनी जान की परवाह किए बिना लगातार लोगों को बचाने का काम कर रही हैं। जिला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। Full strength. So today 1,300 plus forces are deployed on different sectors, different zones that we have identified. Along with that, local volunteers are also there. So more than 2,000 people have been participating in the rescue operation. And this is a rescue operation and should not become disaster tourism. We notice some people, going uphill without any purpose. So that cannot be entertained here. एयरफोर्स ने वायनाड में राहत और बचाव अभियान चलाया और एक गांव में झरने के बेस में फंसे 2 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वायनाड में 30 जुलाई को मेपट्टी के पास पहाड़ी इलाकों में आए भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी भीषण बाढ़ की मार झेल रहा है। कई इलाकों में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। कागान वैली में कैसे फूटा वाटर बम, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दहाड़ मारता सैलाब, जलमग्न हो चुके गांव, टूटे मकान, कई फीट तक धंस चुकी सड़कें, जर्रे जर्रे में तबाही के निशान है। ये कयामत नहीं तो क्या है। तस्वीरें पाकिस्तान के कागान वैली की है। सैकड़ों जिंदगियां मौत के भंवर में फंसी है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। कुदरत की तांडव लीला देखकर पाकिस्तान कराह रहा है। पाकिस्तान का इलाका इस वक्त मौत के जबड़े में फंसा है। हर तरफ तबाही का मंजर है, हर तरफ चीख पुकार है, हर तरफ हाहाकार है। सिसकती जिंदगियां हैं, तड़पते लोग हैं। जल तांडव ने पाकिस्तान को लाचार कर दिया है। मुश्किलों का सैलाब देखकर पाकिस्तान में कागान वैली के लोग कांप रहे हैं। मकान ढहने का ये मंजर बेहद खौफनाक है। आफत की बाढ़ जहां से भी गुजरी, पीछे तबाही छोड़कर गई। इस इलाके में बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। बाढ़ में डूबे पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। ये पाकिस्तान का सबसे खतरनाक नाला है। अब ये उफान मार रहा है, खतरे की घंटी बजा रहा है। भारी बारिश के चलते ये नाला अब ओवरफ्लो हो चुका है। इसके किनारे बसे कई मकान जमींदोज हो चुके हैं। मकान का मलबा भी सैलाब में बहकर कहीं दूर जा चुका है। वहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अचानक आई बाढ़ से मुश्किलों का सैलाब आ चुका है। बूनी गोल, अपर चित्राल इलाके में बेकाबू बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। देखिए इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट क्या है। दुख है, दर्द है, पीड़ा है। ना आसमान से बरसता सैलाब रुक रहा है, ना लोगों की आंखों से बहते आंसू, ना सिर छिपाने की जगह है, ना 2 वक्त की रोटी का कोई ठिकाना। तस्वीरें उत्तरी पाकिस्तान में बाढ़ बारिश से हुई तबाही की। देखें इन तस्वीरों को। महांतरी पुल कैसे सैलाब में बह गया, टूटकर बिखर गया। पूरे इलाके का संपर्क टूट चुका है। जिंदगी पर ब्रेक लग चुका है। करीब 15,000 पर्यटक इस इलाके में फंसे हुए हैं। निकलने का कोई रास्ता नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में अचानक आई बाढ़ से हर तरफ तबाही के निशान बिखरे पड़े। बूनी गोल, अपर चित्राल इलाके में बेकाबू सैलाब ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। इस इलाके में नदियां भी रिहायशी इलाकों में घुसने को बेताब हैं। गलियों में भी बाढ़ का पानी घुसकर जिंदगी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। सैलाब के आगे पाकिस्तान का ये इलाका पूरी तरह से पस्त हो गया है। कुदरत की तबाही के निशान पाकिस्तान के जर्रे जर्रे पर मौजूद है। पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। एक तरफ तो बाढ़ की चपेट में आकर करोड़ों की फसल बर्बाद हो गई, घर डूब गए, जरूरी सामान डूब गए और उससे भी ज्यादा अब महामारी का खतरा मंडराने लगा। वहीं पाकिस्तान के बाद चीन से खबर, जहां पर फुजियान में गेमी तूफान ने जमकर तबाही मचाई है, तो कई इलाकों में आई बाढ़ से चीख पुकार मची हुई है। भारी बारिश से हुनान प्रांत में 30 लोगों के मौत की खबर है। देखिए चीन में कुदरत की विनाश लीला कैसी है।
चीन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही तैर रही है। चीन में कुदरत का बैक टू बैक कहर, बेकाबू बाढ़ से कोहराम, कांप उठे ड्रैगन लैंड के गांव और शहर। ये कुदरत का रौद्र रूप है, कुदरत का क्रोध है, जिसके सामने जिंदगियां बेबस हैं। जिनपिंग प्रशासन लाचार है, निगाहें टिकी हैं आसमान पर, ऊपर वाले की रहम की आस में। चीन का फुजियान प्रांत अभी भी सैलाब में डूबा है। चीन का ये इलाका मुसीबत के पहाड़ के नीचे दबा है। चीन में तूफान के प्रचंड प्रहार का एक और वीडियो देखिए। तूफानी हवाएं इतनी तेजी से सब कुछ ध्वस्त कर रही थी कि कुछ लोग हवा के साथ उड़ने लगे। जी हाँ, सच में उड़ गए। चीन के फुजियान में लोग कहते हैं उन्होंने जीवन में ऐसा मंजर नहीं देखा और आगे ये संकट बड़ा होने वाला है, क्योंकि आगे कई दिन मौसम खराब रहने का अनुमान है और तबाही होने की आशंका है। आप चीन में जलदैत्य के सबसे खतरनाक अवतार को देखिए, सैलाब की मनमानी देखिए, बाढ़ के बाद तबाही के निशान देखिए। यहाँ पानी का इतना तेज बहाव आया कि मुश्किलों का सैलाब आ गया, चीख पुकार मच गई। चीन में बेहिसाब बारिश से लबालब हुई नदियां बर्बादी मचा रही हैं। चीन के कई हिस्सों में बाढ़ की विनाश लीला जारी है। चीन के 5 प्रांतों में जल प्रलय जैसे हालात हैं। और बड़ी खबर है, अयोध्या पहुंचा है बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। गैंगरेप पीड़ित से मिलेगा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। आलाकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे, प्रतिनिधिमंडल के नेता ने कहा है। देखिए, अयोध्या में हुए पूरे इंसिडेंट को लेकर के अब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या पहुंच गया है और यहां रेप पीड़िता से मुलाकात करेगा। और वहीं इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी मोहित के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी एक्शन होगा। जो जानकारी सामने आ रही है, कॉम्प्लेक्स के पिछले हिस्से को तोड़ा जाएगा। मोहित ने तालाब की जमीन पर बनाया है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये कहना है अधिकारियों का। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बने बैंक को नोटिस भी थमा दिया गया है। कॉम्प्लेक्स की दुकानें खाली कर रहे हैं दुकानदार। तो अयोध्या में जो रेप का मामला सामने आया है, इसको लेकर अब जो मुख्य आरोपी है मोहित, इसकी जमीन पर एक्शन की बात सामने आ रही है। और पंकज झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। पंकज जी, क्या जानकारी? एक तरफ हम तस्वीर देख पा रहे हैं, जो बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल है वो अयोध्या पहुंच चुका है, और दूसरी तरफ जो मुख्य आरोपी है मोहित, उसके संपत्ति के खिलाफ, जो उसका निर्माण है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखिए, आज तो इतवार है, इसीलिए आज जो बुलडोजर वाली कार्रवाई है वो तो नहीं हो रही है। लेकिन अभी हम जहां हैं, बीजेपी का एक डेलीगेशन, और आपको बताऊं कि देखिए भीड़ है यहाँ पर आई हुआ है। डेलीगेशन में आपको बताऊं कि 2 राज्यसभा के सांसद हैं, बाबूराम निषाद हैं, चूँकि पीड़ित परिवार भी उसी बिरादरी का है, और दूसरी संगीता बलवंत हैं, राज्यसभा सांसद, और यूपी में जो मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप, जो कि यूपी ओबीसी बीजेपी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, ये तीनों आज यहाँ पर आए हैं। पीड़ित परिवार से मिलेंगे, फिर अस्पताल में जो पीड़िता भर्ती है उससे मिलेंगे, अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। उसके बाद एक विस्तृत रिपोर्ट वो केंद्रीय नेतृत्व यानी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को देंगे। तो एक तरीके से कहेंगे, चूँकि मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक भी होता जा रहा है, क्योंकि आरोपी जो है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो मोहित खान हो या फिर पीड़िता को धमकाने का अस्पताल में जो आरोपी है राशिद, ये दोनों समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और चुनाव भी होने वाला है यहाँ उपचुनाव का, इसीलिए पूरा का पूरा मामला राजनीतिक भी है। इसीलिए बीजेपी ने अपने डेलीगेशन को भेजा हुआ है यहाँ। और पंकज जी, इसके अलावा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात कही जा रही है, तालाब की जमीन पर बनाया गया, क्या है उसके बारे में पूरी डिटेल आपके पास, जिससे कहा जा रहा है कि अब तोड़ी जाने की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, आपने पहले देखा था कि जैसे बेकरी सील हुई थी, उसके बाद एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था मोहित खान का, जो आरोपी है, बेकरी का मालिक है, उसका कल जो है वो गिराया गया था। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखा है उसने अधिकृत तौर पे, जो तालाब का एक हिस्सा है उसको कैप्चर करके उसको उसने कब्जा करके बनाया हुआ है, तो उसको भी गिराया जाएगा। उसकी पैमाइश कर ली गई है, मतलब नापी कर ली गई है। लेकिन चूंकि आज इतवार है तो ये कहा गया है कि कल वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। पंकज जी, तो इस वक्त अयोध्या पहुंचा हुआ है बीजेपी का एक डेलीगेशन, और साथ ही साथ जो इस मुख्य आरोपी है मोहित खान, उसकी संपत्ति को लेकर आगे कार्रवाई की बात, खासतौर पर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इसे तोड़े जाने की कार्रवाई की बात कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में आज करीब 80 साल से रह रहे लोगों के आशियानों पर बुलडोजर चला दिया गया। मामला सिविल लाइंस के खैबर पास इलाके का है।
रो रही है महिला सिविल लाइंस में रहती है। उसकी आंखों के सामने उसके आशियाने के साथ ही सैकड़ों घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस दौरान सिविल लाइंस के खैबर के पास के इलाके में भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने नोटिस दिया था कि वो शनिवार तक अपने घर को खाली कर दे। बताया जाता है कि इन लोगों ने आर्मी ऑफिसर से यहां से जाते वक्त ये जमीन अपने नौकरों को दे दी थी, जिन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। ये भी कहा जाता है कि करीब 32 एकड़ में लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसके बाद लोगों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोर्ट से लोगों को निराशा ही हाथ लगी। करीब 70-80 साल से यहाँ पर जो लोग थे वो अवैध कब्जा करके रह रहे थे। बताया जा रहा है कि जो अंग्रेज के समय में आर्मी ऑफिसर थे वो लोग जब यहाँ से गए तो उन लोगों ने ये ज़मीन अपने ऑर्डरली को दे दी थी और उसके बाद से ये लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे थे। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के अनाउंसमेंट के बाद जो है यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया। इससे पहले भी कई बार नोटिस चस्पा किया गया था। देखेंगे कि बुलडोजर यहाँ पर MCD सुबह लेकर के पहुंची है। 32 एकड़ में यहाँ पर कई सारे घर बने हुए हैं, जिसमें सैकड़ों परिवार रहते हैं और अब इन घरों को यहाँ से तोड़ा जा रहा है। और दिल्ली के सिविल लाइंस में बुलडोजर एक्शन हुआ है, तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जानकारी दे रहे हैं इसी के बारे में TV9 संवाददाता पुनीत शर्मा। अब देखेंगे कि बुलडोजर यहाँ पर MCD सुबह लेकर के पहुंची है। 32 एकड़ में यहाँ पर कई सारे घर बने हुए हैं, जिसमें सैकड़ों परिवार रहते हैं और अब इन घरों को यहाँ से तोड़ा जा रहा है। कुछ घरों ने स्टे ले लिया, उनके घरों को छोड़ा जा रहा है, जबकि जिन घरों ने स्टे नहीं ले पाए कोर्ट में, अब उन घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। MCD की टीम सुबह 6 बजे यहाँ पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पहुंची थी। लोगों को यहाँ से हटाया गया है। जो अंदर आप देखेंगे, अंदर भी तमाम घर है, वहाँ पर भी बुलडोजर चल रहा है। कुछ लोग अंदर रह रहे हैं। फिलहाल पूरे एरिया को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। जिन लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है उन लोगों को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। फिलहाल यहाँ पर MCD एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। खैबर पास का इलाका है जहाँ पर 70-80 साल से लोगों ने जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया था और ये जमीन लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की थी, जिसको अब MCD यहाँ पर खाली करा रहा है। बड़ी संख्या में कई सारे बुलडोजर बढ़ाया गया और देखिए आपको सामने पूरा मलबा पड़ा हुआ। एक बड़ा घर यहाँ पर हुआ करता था, जिसको कि अब पूरी तरीके से तोड़ के 32 एकड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। कैबिनेट बैठक में ऐसे 40 संशोधनों पर चर्चा हुई है। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए संसद में एक बिल लाने वाली है। बताया जा रहा है कि सरकार सोमवार को संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने वाला बिल ला सकती है। इस बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर देते हैं। इसके बाद उस संपत्ति को वापस लेने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई। वक्फ बोर्ड द्वारा जिस संपत्ति पर दावा किया जाएगा उसका सत्यापन होगा। साथ ही वक्फ बोर्डों की जो विवादित संपत्तियां हैं उसके लिए भी बिल में अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव किया गया है। पिछले कई साल में इसमें बदलाव की मांग की जा रही है। सदन में इस बिल को लाने के बाद संसद के अंदर और बाहर विरोध होना तय माना जा रहा है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान 2013 में वक्फ बोर्डों को और ज्यादा व्यापक अधिकार देने के लिए मूल अधिनियम में संशोधन लाए गए थे। आपको बता दें कि देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा संपत्ति है, जो 9.4 लाख एकड़ में फैली है। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिजुल्लाह नदवी ने वक्फ बोर्ड के संपत्तियों पर शक्तियों को खत्म करने के लिए विधेयक लाने पर सवाल उठाए हैं। उनसे TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी ने खास बातचीत की। मेरे साथ में रामपुर से सपा सांसद हैं मोहिजुल्लाह नदवी साहब। नदवी साहब, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? इस्लामिक शरिया के लॉ के हिसाब से एक साफ कानून है कि वक्फ का कोई मालिक नहीं होता, न किसी को मालिक बनाया जाता, उसका मालिक अल्लाह होता है। उसका कस्टोडियन केयर टेकर सरकार होती है। और वक्फ 1995 वक्फ एक्ट है जो पार्लियामेंट से पास हुआ था और वक्फ अमेंडमेंट बिल 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास किया था। उससे पहले वक्फ सुन्नी मजलिस औकाफ था जो आज़ादी से पहले हुआ था। एक बड़ी गलत फहमी ये फैलाई जा रही है वक्फ के ताल्लुक से इधर काफ़ी अरसे से कि किसी की संपत्ति को भी वक्फ बोर्ड अपनी घोषित कर देता। ये सरासर गलत है। हो जाए तो क्या दिक्कत है? सही होगी अगर सरकार की नीयत ठीक है अकॉर्डिंग,
तो मुस्लिम वर्ग से, मुस्लिम स्कॉलर से वक्फ के रूल के बारे में पूछने में क्या हरज है? आप कह रहे हैं रायशुमारी हो? हमने रायशुमारी नहीं, किसी कानून के मुताबिक, तो हमारे रायशुमारी से कानून थोड़ी बदल जाएगा शरीयत का। वक्फ बोर्ड पर सरकार के संसद में बिल लाने पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार टीम9 से खास बातचीत में क्या कहा गया उनकी तरफ से, आइए आपको सुनाते हैं। इसको लेकर विवाद पैदा होता है। विश्व हिंदू परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, इस कदम को आप कैसे लेते हैं? ये एक आवश्यक कदम है, मनमाना अधिकार है। वो खुद तय करेंगे कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, जो कब्जे में है और जिसके पास में उसके मालिकाना कागज हैं, उसको नोटिस नहीं देंगे, उससे पूछेंगे नहीं, किसी कोर्ट में जाकर साबित नहीं करेंगे, चुपचाप गजट में निकाल देंगे। गजट कोई पढ़ता नहीं है और 1 साल बाद में वो संपत्ति वक्फ की हो जाएगी। इस 1 साल में भी अगर जमीन का मालिक आता है तो वो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, वो वक्फ ट्राइब्यूनल में जाता है और वक्फ ट्राइब्यूनल में वो संपत्ति उसकी है ये साबित करने का अधिकार, ये साबित करने की जिम्मेवारी उसकी होती है। वक्फ बोर्ड को कुछ साबित नहीं करना है। और चंडीगढ़ में बोले गृह मंत्री अमित शाह, 2029 में भी एनडीए की ही सरकार बनेगी, विपक्ष किसी गफलत में न रहे। एक दिन के दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह और मनी माजरा में उन्होंने एक सभा को संबोधित किया है और उसी दौरान ये बातें कही हैं कि विपक्ष किसी गफलत में न रहे, 2029 में भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। के लिए आज जो योजना का उद्घाटन हुआ है, 24 घंटा पानी आप सभी को उपलब्ध होगा। मोबाइल में आज से बहनों को अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी आपको काम हो नल चालू कर दीजिएगा, पानी उपलब्ध होगा। कोई टैंकर नहीं होगा, पहला मंजिला हो या चौथा मंजिला, जरूरी प्रेशर के साथ मनी माजरा के पूरे क्षेत्र में 1 लाख लोगों को पानी मिलने की आज से शुरुआत हो रही है। लगभग 75 करोड़ इसके पीछे खर्च हुआ है। 1 लाख से ज्यादा आबादी को इसका फायदा मिलेगा और 855 एकड़ में फैली हुई ये बस्ती आबादी 22 किलोमीटर नई पाइपलाइन से अब 24 घंटा पानी की उपलब्धता होगी। 7 साल के कम अंतर में 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचाने का काम पूरा हो गया है। देश के 74%, 74% घरों में पीने का पानी स्वच्छ उपलब्ध हो गया है। और आंकड़े देखिए, ये नल से जल योजना, जल जीवन मिशन योजना शुरू होने के बाद डायरिया संबंधित मृत्यु में देश में 3 लाख की कमी आई। आप एक बात समझिए, ये योजना के पहले डायरिया संबंधित मृत्यु 4 लाख होते थे और अब उसमें 3 लाख की कमी आई है। लगभग 15 करोड़ घरों में पानी पहुंचा और 3 करोड़ कनेक्शन तो 2023 में दिए गए। और मैं आपको विश्वास देता हूं, मोदी 3 का कार्यकाल समाप्त होने के पहले देश के हर घर में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का प्रबंध प्रधानमंत्री जी पूरा कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। आशा किरण होम में लगातार हो रही मौतों के बाद दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। प्रशासक की नियुक्ति को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली में आशा किरण होम में 14 मौतों के बाद सियासी संग्राम जारी है। अधिकारों को लेकर एक बार फिर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। आशा किरण होम में प्रशासक की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी ऑफिस में ट्विटर वॉर जारी है। शेल्टर होम में प्रशासन की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल से सवाल पूछा तो एलजी ऑफिस से इसका जवाब आया, जिसमें कहा गया कि
आशा किरण होम के प्रशासक को समाज कल्याण विभाग द्वारा आंतरिक रूप से नियुक्त किया गया था। एलजी कार्यालय ने बताया कि प्रशासक की नियुक्ति एलजी द्वारा नहीं किया गया था। ये प्रशासक पहले समाज कल्याण विभाग में तैनात थे। इसके बाद मंत्री ने उन्हें आशा किरण होम के प्रशासक के पद पर तैनात किया। एलजी कार्यालय के ट्वीट पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जवाब दिया है। सौरभ ने कहा है कि एलजी कार्यालय झूठ बोल रहा है। सभी तबादले और तैनाती एलजी या एलजी के अधिकारी करते हैं। एलजी कार्यालय को वो फाइल दिखानी चाहिए जिसमें आशा किरण होम के प्रशासक को मंत्री ने नियुक्त किया था। शेल्टर होम में मौत के बाद अब जिम्मेदारी को लेकर बवाल मचा हुआ है। आगे बढ़ते हैं खबर बिहार से, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। अलकायदा नाम से सीएम ऑफिस को एक मेल भेजा गया है जिसमें यह धमकी दी गई है, जिसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। नीतीश कुमार के दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी के बाद बिहार पुलिस की नींद उड़ गई। पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। अलकायदा नाम से मुख्यमंत्री कार्यालय के मेल पर आए धमकी के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। आईटी सेल को एक्टिव कर दिया गया है। हमले की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सीएम ऑफिस की सुरक्षा को और बढ़ा दिया है। पुलिस ने मेल करने वाले के खिलाफ पटना के सचिवालय थाने में मुकदमा दर्ज किया है। धमकी भरा मेल अलकायदा ग्रुप के मेल से भेजा गया है। 16 जुलाई को पटना स्थित सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला था। पुलिस और एटीएस की टीम मेल को ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। साथ ही ये भी चेक किया जा रहा है कि जिस मेल आईडी से सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, क्या ये सच में अलकायदा ग्रुप की ओर से भेजी गई है या फिर किसी शरारती तत्व ने इसे भेजा है। पुलिस बारीकी से इस मेल की जांच कर रही है। ये धमकी भरा मेल ACHW700@gmail.com से भेजा गया है। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली एनसीआर के 100 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद से हड़कंप मच गया था। जांच के बाद पुलिस ने इसे फर्जी बताया था। बारिश के मौसम में सेल्फी की सनक जानलेवा हो सकती है। महाराष्ट्र के सतारा से ऐसी एक तस्वीर सामने आई है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर इस रिपोर्ट। युवती के रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वीडियो है। रेस्क्यू में लगी टीम रस्से के सहारे युवती तक पहुंची और उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रही है। वीडियो में देख सकते हैं कि चारों ओर जंगल है, पहाड़ है, घाटी में जिंदगी सांसत में फंसी है। ये वीडियो महाराष्ट्र के सतारा के उनघर रोड का है, जहां पर बौरने घाट के पास महिला सेल्फी के चक्कर में सड़क किनारे गई। बताया जाता है कि फिसलन ज्यादा होने की वजह से सेल्फी लेने के दौरान युवती का पैर फिसला और घाटी में गिर गई। पत्थर और झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए युवती घायल हो गई, जिसकी वजह से उसे निकालते वक्त वो काफी करहा रही थी। बताया जाता है कि युवती अपने परिजनों के साथ यहाँ पर पर्यटन के लिए आई थी और जरा सी लापरवाही काफी महंगी पड़ गई। गनीमत रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे रस्सी के सहारे निकाल लिया गया। इसके बाद सबकी जान में जान आई। घाटी में गिरने की वजह से काफी चोटें आई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसकी हालत बेहतर बताई जाती है। ये वीडियो सावधान करने वाला है। खबर आगरा से। आगरा में एक थाने के प्रभारी अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई। प्रेमी भी मुजफ्फरनगर के एक थाने का प्रभारी है। दोनों के पकड़े जाने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। खानदान का पता नहीं है, तू बनाएगा। मारपीट की ये तस्वीरें आगरा की हैं। पिट रहे ये शख्स मुजफ्फरनगर में तैनात इंस्पेक्टर पवन कुमार बताए जाते हैं, जिन्हें एक महिला इंस्पेक्टर के साथ आपत्तिजनक अवस्था में लोगों ने पकड़ा। थाना रकाबगंज के पीछे महिला इंस्पेक्टर के सरकारी आवास पर ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बताया जाता है कि प्रेमिका महिला इंस्पेक्टर भी आगरा की सिटी जोन के एक थाने की प्रभारी है। मारपीट के आरोप में पुरुष इंस्पेक्टर की पत्नी समेत 6 लोगों पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि प्रेमी इंस्पेक्टर का उसकी पत्नी से कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। महिला थाना प्रभारी के साथ मारपीट और अभद्रता से बचाने की बजाय पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाए थे। इसके बाद ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में डीसीपी सिटी ने 8 पुलिसकर्मियों में से कुछ को निलंबित कर दिया, जबकि कई लोगों को लाइन हाजिर किया है। और अब खबर मथुरा से। मथुरा में बांके बिहारी के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। हरियाली अमावस्या पर फूल बंगला उत्सव के समापन की वजह से हर तरफ भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। ये रिपोर्ट देखिए। हर तरफ भक्त ही भक्त, श्रद्धालुओं का समंदर। तस्वीरें वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की हैं।
आज वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में फूल बंगला उत्सव के समापन के मौके पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा। आलम ये रहा कि लाखों श्रद्धालुओं की वजह से मंदिर के सभी रास्ते ब्लॉक हो गए। कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई, जिसकी वजह से कई रास्ते जाम हो गए। श्रद्धालुओं की तादाद इतनी ज्यादा थी कि मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी इसे कंट्रोल नहीं कर सका। हरियाली अमावस्या पर लंबी कतारें लग गई। मंदिर परिसर लाखों भक्तों से खचाखच भर गया। चुनौतियों के बावजूद लोग अपनी अटूट आस्था का प्रदर्शन करते हुए धैर्यपूर्वक बांके बिहारी मंदिर के दर्शन की प्रतीक्षा करते देखे गए। फूल बंगला उत्सव के समापन पर उमड़ी भीड़ ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बांके बिहारी 108 दिन तक फूल बंगला में विराजमान हुए। ऐसे में बांके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए हर भक्त बेताब नजर आया। आज ठाकुर बांके बिहारी महाराज जी का इस साल का आखिरी बंगला है। ऐसे में हरियाली अमावस्या पर ठाकुर बांके बिहारी महाराज आज आखिरी बार बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। और बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना एक्शन में हैं, तो सड़कों पर छात्रों का बवाल भी जारी है। कई शहरों में फिर से कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए लेटेस्ट अपडेट। सड़कों पर अराजकता, बेकाबू प्रदर्शनकारी, गाड़ियों को फूका, वाहनों में आग लगाई, पुलिस की कारों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में बवाल मचा दिया। शहर और कस्बे में कुछ ऐसा ही मंजर है। छात्र आंदोलन का नया दौर शुरू हो चुका है। ढाका में फिर नारों का शोर सुनाई दे रहा है। 9000 विपक्षी नेता गिरफ्तार किए गए हैं। कई इलाकों में प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोलियों की बौछार की गई। प्रदर्शनकारी छात्र सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं, खून खराबे पर उतारू हैं। छात्रों के सिर पर खून सवार है। सिस्टम बेबस और लाचार है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से नौकरी में कोटा खत्म करने की मांग जोर शोर से की जा रही है, तो पिछले आंदोलन में मारे गए छात्रों को भी इंसाफ देने की मांग जोर पकड़ रही है। देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ आपात बैठक की, तो छात्र नेताओं ने पीएम हसीना से इस्तीफे की मांग की है। बढ़ते बवाल के बीच पूरे मुल्क में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका की प्रमुख सड़कों को बंद किया हुआ है, तो बांग्लादेश के कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। और अहम खबर है, जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से भारी तबाही मची है। बादल फटने की वजह से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। जहां तबाही वहां पहुंचा TV9 भारतवर्ष। गांदरबल पहुंच चुके हैं हमारे सहयोगी महराज अहमद, जहां बादल फटने की बड़ी घटना सामने आई है और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। गांदरबल की यह हाहाकारी तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। हमारे सहयोगी महराज अहमद इस वक्त गांदरबल पहुंच चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। महराज, अपनी आंखों देखी, जरा बयां कीजिए तबाही की जो तस्वीरें हमने देखी हैं गांदरबल की, वो तो दिल दहला देने वाली। बिल्कुल समीर, बता दें आपको यहाँ पे 12:30 रात से जो है ये बादल फटने की घटना सामने आई है। अभी भी जो राजमार्ग है लद्दाख और जो श्रीनगर को राजमार्ग जोड़ता है, बता दें वो बिल्कुल जो है अभी भी रेस्टोर करने की पूरी कोशिश में है। अभी जो प्रशासनिक अधिकारी है, आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आप देख सकते हैं ये गाड़ियां हैं और जो मलबे में आप देख रहे हैं इस तरीके से ये पूरा जो लैंडस्लाइड है इनको अपनी चपेट में ले लिया है। आप देख सकते हैं ये मेन स्पॉट है जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है क्लाउड बर्स्ट के बाद। आप देख सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि ये अमरनाथ यात्रा मार्ग भी है, इसकी वजह से जो प्राथमिकता है रोड को जो है रेस्टोर करने पर है और अभी भी जो है रेस्टोरेशन प्रोसेस चल रहा है, या जो कह सकते हैं स्थानीय यातायात को बंद कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है। हालांकि इसमें तक जो है सफलता मिली है अधिकारियों को, लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पे जो है राहत कार्य की स्पीड को तेज कर आगे बढ़ा जाए। जी बहुत शुक्रिया महराज आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। और आपके पीछे जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो बता रही हैं कि कितनी बड़ी तबाही हुई है, किस पैमाने पर बर्बादी हुई है गांदरबल में बादल फटने के बाद। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही कांग्रेस की तैयारियों की। TV9 से बोले हैं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। आलाकमान ने मौका दिया तो एक बार फिर से सेवा करेंगे। ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वक्त TV9 नेटवर्क से बात करने के लिए हमारे साथ हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा। सर, इस बार कांग्रेस ने हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन किया। लोकसभा में अनएक्सपेक्टेड था, लोगों को अंदाजा नहीं था। विधानसभा चुनाव है,
कैसा रहेगा कांग्रेस का प्रदर्शन? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ है और जो नतीजे आए हैं, तो लोगों ने साफ संकेत दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 36 बिरादरी एक होके लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हैं। आपको लगता है कि लोकसभा से बेहतर प्रदर्शन होगा? हाँ, देखो ना, पिछली बार जब 2019 के चुनाव हुए थे तो 79 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी ने लीड किया था, कांग्रेस ने 10 में किया था, 1 में जेजेपी ने किया था। जब थोड़े दिन के बाद विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस के तो बन गए 10 से 31 और बीजेपी के 79 से बन गए 40। तो ये साफ संकेत है ये, क्योंकि 10 के 10 पार्लियामेंट क्षेत्र में जो नतीजे आए हैं, हर पार्लियामेंट क्षेत्र में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। 90 असेंबली के क्षेत्र हैं हमारे, 90 के 90 में बीजेपी का घटा है, कांग्रेस का बढ़ा है। सीट 46 में तो लीड ही किया अलायंस ने, इंडिया अलायंस ने, बाकी मैं बता रहा हूँ वोट बैंक बढ़ा। तो ये संकेत होते हैं, ये एक लोगों का किस तरफ रुझान है, यही एक संकेत जो मिलता है हमारे को। तो उस आधार पर मैं कह सकता हूँ लोगों ने मन बना रखा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हुड्डा जी, लोगों ने मन क्यों बना रखा है? ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ 2014 के बाद कि इतना वोट शिफ्ट हो गया हरियाणा में 2024 आते आते? देखिए, लोगों ने 10 साल का कार्यकाल हमारा देखा और 10 साल के कार्यकाल ये देखा, और हरियाणा 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में हमारा प्रदेश नंबर 1 था पूरे हिंदुस्तान में। और अब इन 9.5 साल के इनकी सरकार के बाद पहले 5 साल बीजेपी की सरकार थी और 4.5 साल बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार थी। हरियाणा आज किस चीज़ में है नंबर 1? बेरोज़गारी में। आज अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स एक निकलता है, उसमें हरियाणा को असुरक्षित प्रदेश बताया है। और नौकरियां जो है, इन्होंने कौशल रोजगार निगम बना रखा है, उसका काम क्या है? ठेके पे नौकरी देना, कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस। मतलब जो पढ़े लिखे जिनको पूरी तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनको जो थोड़े मतलब कम उसमें एक ठेके पे रखना, जब मर्जी उसको हटा लो, जब मर्जी लगा लो। और ना तो उसमें क्या नाम रिजर्वेशन है, ना उसमें पेंशन है, ना उसमें कोई मतलब सुविधा है, ग्रेचुइटी है या कुछ भी नहीं है। तो उसका नतीजा ये निकला कि हरियाणा में 2 लाख पक्की नौकरी खाली है आज, और उसका नतीजा आपके सामने है। तो आप अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, ठेके के। यहाँ तक का ठेका, भाई हमने तो ठेकेदारी सिस्टम ख़त्म किया था और ये सरकार खुद ठेकेदार बन गई। हुड्डा जी, जब अगर सरकार की बात करें तो संगठन की भी बात होती है। देखा जाए तो अनुशासन उनके संगठन में, बीजेपी के संगठन में ज़्यादा है। यहाँ नेता आते हैं, जाते हैं, छोड़ देते हैं, 10 साल पहले आते हैं, फिर आ जाते हैं। जो अभी रहे पार्टी में वो चुनाव के वक्त छोड़ के चले आते हैं। नहीं, आप फिर रिकॉर्ड देखो। इसके बाद जो है अभी पिछले 3-4 साल में बीजेपी से और दूसरी पार्टियों के 32 या 33 पूर्व विधायक या सांसद कांग्रेस में आए। कांग्रेस से तो कोई एक आधा गया होगा, ये कांग्रेस में आए हैं। अनुशासन में होता तो क्यों आते भाई? लोगों के जाने से फर्क पड़ता है? है जी, लोगों के जाने से फर्क पड़ता है हुड्डा जी? नहीं, एक माहौल तो बनता है ना। एक लोग क्यों आते हैं, लोग कांग्रेस में क्यों आते हैं? उनको एक उम्मीद जगती है भाई आपके कांग्रेस आएगी, कांग्रेस में साथ देंगे। क्यों 10 साल हमारे तोल के देखे हैं, 10 साल इनके देख लिया उन्होंने। इस 10 साल में कुछ नहीं हुआ। कोई भी, मान लो किसान है, आज किसान क्यों परेशान? इन्होंने कहा 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लेकिन लागत बहुत बढ़ गई। आपके सामने है, डीजल का क्या भाव था 2014 में, आज क्या भाव है? खाद का क्या भाव था, आज क्या भाव है? कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है? क्योंकि हरियाणा में इस पे खाद पे और इस पे कोई टैक्स, जीएसटी कुछ नहीं था कीटनाशक दवाई पे। और डीजल पे वैट जो है
9% के करीब था। अब इन्होंने वैट भी 17-18% कर दिया। 10 साल आपकी सरकार रही, 10 साल के करीब सिंपल मेजॉरिटी थी आपकी। 5 साल फिर बीजेपी की रही सिंपल मेजॉरिटी में, फिर उसके बाद समर्थन के साथ हुई। ये जो जेजेपी उभरी है थर्ड फोर्स, आपको लगता है ये जो थर्ड फोर्स है ये विधानसभा चुनावों में रहेगी? ये तो लोकसभा में नहीं रही तो विधानसभा में कहाँ रहेगी? 1% वोट भी नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि हरियाणा में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और विधानसभा में खास तौर पे मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। वोट काटुओं को वोट देने वाले नहीं है लोग। मुख्यमंत्री क्यों बदला? एंटी इनकम्बेंसी होगी, इस बात से बदल दिया। ये मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहेंगे, लोगों ने फैसला करा इनको ही बदलना है। अच्छा, अगर आपको सरकार चलाने का मौका मिलता है थर्ड टेन्योर, तो 3 चीज़ें क्या करेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं करूँगा कि कानून व्यवस्था ठीक करूँगा, और नशा, मतलब बदमाशों को नशे को नहीं रहने देंगे हम, क्योंकि नशे से बड़ा भारी युवा शक्ति का नुकसान हो रहा है। तीसरा, जो बेरोजगारी है, 2 लाख जो पक्की नौकरी खाली पड़ी है ना, पर उनको लगाएंगे, नौकरी लगाएंगे, पक्की नौकरी देंगे, और एक माहौल प्रदेश में बदलेंगे ताकि इन्वेस्टमेंट आज के, अब हमने IMT बनाए, इन्होंने आगे कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं आई। भाई आएगी इन्वेस्टमेंट, आएगी जब तो रोज़गार के जो वो उपलब्ध कराएंगे हम, उनका एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। जो कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई थी दिल्ली में सेंट्रल हॉल में, उस पर सोनिया गांधी ने एक चीज़ बोली थी कि ये जो असेंबली के चुनाव हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, मोमेंटम बना रहना चाहिए। मतलब जो लोकसभा की जीत है वो फुस ना हो जाए, यहाँ के मोमेंटम बना रहना चाहिए। तो क्या हरियाणा वो मोमेंटम बना के रखेगा? मोमेंटम बनाए ना, हरियाणा मांगे हिसाब, उसी का पार्ट है। और अब जल्दी मैं और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पूरे प्रदेश के दौरे पर जाएंगे हर असेंबली क्वेश्चन में। और उससे पहले हमने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाया, घर घर हर घर कांग्रेस का कार्यक्रम चलाया, बहुत सारे कांग्रेस चले। मोमेंटम रखने के लिए तो प्रोग्राम बनाए जाते हैं। क्या मैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर फेस से बात कर रहा हूँ? देखिए, ये तो हरियाणा आपको पता है कांग्रेस का, कांग्रेस पार्टी में विधायक और हाईकमांड फैसला करते हैं कौन मुख्यमंत्री होगा। हाँ, अगर विधायक और कांग्रेस हाईकमांड मेरे को कहेंगे सेवा करेंगे तो करेंगे, नहीं तो जिसको करेंगे कर देंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत।